हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट, जो कि बुक से है आर इन्वायरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट को जानेंगे और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये सारा इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं और उसके बाद इन्वायरमेंट को समझते हैं। ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया तो उसने देखा कि स्कूल के पास जो केवल एक ही प्लेग्राउंड था उसमें खुदाई हो रखी थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग वहाँ कह रहे थे कि यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever। रवि लगभग रोने की स्थिति में आ गया जब उसको ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ उसको कि जो यहाँ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, खेलने का मैदान था जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, घास थी, मैरीगोल्ड्स यानी गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थीं, वो हमेशा के लिए जा चुकी हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड See how our environment is changing। रवि ने अपनी सारी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। मतलब जो भी उसके क्लासमेट्स के फ्रेंड्स थे उसके मन में क्या चल रहा था वो सारी चीज़ें उसने अपने उन लोगों से शेयर की। और असेंबली में भी प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। देखिए असेंबली तो आप जानते होंगे, जहाँ सभी बच्चे प्रेयर करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं या कोई अनाउंसमेंट होता है तो असेंबली होती है स्कूल में, वही असेंबली की बात की गई है। ठीक है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। तो क्लास में रवि पूछता है अपने टीचर से कि एनवायरनमेंट होता क्या है। आप लोग भी सोचते होंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो टीचर क्या आंसर देता है कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं वही एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो क्या होता है, एनवायरनमेंट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। तो रवि सोचता है और फिर जोर से बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, टेबल्स हैं, जो क्लासरूम में चेयर रखी हुई हैं, यहाँ तक कि ये खुला मैदान, ठीक है, ये सड़क, ये कूड़ा और यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, यानी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। यस सेड द टीचर। तो टीचर क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये सारी ही चीज़ें एनवायरनमेंट की हिस्सा हैं। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books, etc. ठीक है, तो फिर टीचर क्या बोलता है, लेकिन रुको, सारी चीज़ होती तो एनवायरनमेंट ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हुए, नदियाँ हुई, पेड़ हुए, पशु पक्षी हुए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेचर के द्वारा बनाई गई हुई हैं। और कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड, मतलब जो लोगों के द्वारा बनाई गई हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सड़क हुई, हमारी कार हुई, कपड़े हुए, किताबें हुई, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, ये इंसानों ने बनाई हैं। तो यही टीचर समझा रहे थे, लेकिन ये पार्ट सभी का एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके आगे बोला गया है, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। फिर टीचर एक एक्टिविटी देती है कि अब आपको पेयर्स में काम करना है, यानी जोड़े में काम करना है। आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं। आपके बगल से जो कोई भी बैठा है आप उससे पेयर बना लीजिए और अपनी अपनी लिस्ट बनाइए। ठीक है, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो ये सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। लेकिन इकबाल एक बच्चा होता है जो कि पूछता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आंसर आता है,
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये क्यों होता है कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें होती हैं उस हिसाब से हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर क्या कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है? इसीलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें जैसी जैसी बढ़ रही हैं वैसे वैसे एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी आजकल जो ज़रूरत हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। उसी हिसाब से हम जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी एनवायरनमेंट में बदलाव लाते हैं, और कभी कभी तो हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, यानी ख़राब भी कर देते हैं। जैसे जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं हमारी, उन चीज़ों को हम ख़राब भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब भी हो रहा है, साथ साथ हम मॉडिफाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको हम साथ साथ ख़राब भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एनवायरनमेंट का यहाँ एक छोटा सा पैरा है ना ब्लू कलर में, ये देखिए, इसमें भी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताया है, वो देख लेते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट बेसिकली जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से ही जी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट सपोर्ट सिस्टम है हमारे जीने का। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? जो हवा है जिसे हम सांसें लेते हैं, वो कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से, ठीक है। पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, और ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, ये सारा ही क्या है? एनवायरनमेंट ही तो है। तो हम अगर जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो लगेंगी ही, ठीक है। हमें खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए, और रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की हैं। तो ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। आगे बोला है हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो ह्यूमन है यानी जो इंसान है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे बदलाव ला रहे हैं, उस चीज़ में कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो देखिए, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो देखिए, जब हम कार चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है? जो हवा है वो पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो पानी है, पहले पानी नदियों में हुआ करता था, मतलब नदियाँ थीं, या पहले कुएं में पानी रहता था, वहाँ से खींच के हमें अपने पानी इस्तेमाल करना पड़ता था। अब क्या हो गया है? नल चालू करो, पानी निकल आता है कि नहीं? तो ऐसे ही अब जो पानी है वो पॉट में इकट्ठा होने लगा है, या तो मटके में या बाल्टी में, ऐसे हम इकट्ठा करके रखने लगे हैं। और जो खाना है वो हम वेसल्स में सर्व करते हैं, यानी जो भी बर्तन होता है उसमें हम रखते हैं, है ना। और जो बिल्डिंग है वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी हैं, इमारतें बनने लगी हैं, फैक्ट्रीज बनने लगी हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। तो नेचुरल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लैंड, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी ज़मीन, हवा, पानी, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे इंसान हुए, पशु पक्षी हुए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आ जाते हैं? नेचुरल में, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में क्या क्या आ जाता है? जो भी इंसानों द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ह्यूमन मेड में आ जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, और भी चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें, AC, TV, कूलर, ये सारी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन मेड। और फिर थर्ड जो है वो क्या होगा? खुद ह्यूमन, यानी जैसे हम हुए, आपके फ्रेंड्स हुए, जितने भी इंसान की जो भी कैटेगरी होती है वो सारा किस में आ जाता है? ह्यूमन में। जैसे फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? जैसे मैं हो गई, आप हो गए, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, तो वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और फैमिली हो गई हमारी, जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं तो उसमें कौन होता है? इंसान होते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन में आ जाएगी। कम्युनिटी में आ जाएगा। कम्युनिटी जैसे हमारी कॉलोनी हो गई, ठीक है, और कोई गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में आ जाएंगी। रिलीजन यानी धर्म, जैसे सारे इंसानों के धर्म अलग अलग होते हैं, है ना। कोई हिंदू धर्म का होता है, कोई बुद्धिज्म धर्म का होता है, ऐसे अलग अलग धर्म के लोग भी किस में आ जाएंगे? ह्यूमन एनवायरनमेंट में। फिर एजुकेशनल में, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा रहता है,
है ना। तो ये भी हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में होता है। फिर आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक में कि कोई लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ बहुत अमीर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, तो ये भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगी। और लास्ट है हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन कि सबकी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होती है, जैसे हमारे पड़ोस में लोग जो रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, ये सारा किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो ये सारा किस में आ जाएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो ये हमारा 3 टाइप के ह्यूमन एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक है, ये अच्छे से आ गया। अब हम इसके नीचे के पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब इसके आगे से पढ़ेंगे। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Any living organism is called environment. ठीक है, it is a combination of natural and human made phenomena. तो देखिए हमने जो भी ऊपर बातचीत की है उससे हम क्या समझते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई भी जैसे जगह, लोग, चीज़ें हैं, वही क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। और ये किस चीज़ का, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। कौन कौन सा, एक तो नेचुरल, एक ह्यूमन मेड। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट हमें पता है क्या होता है, ठीक है, हम समझ चुके हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें से ये बना हुआ है, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आ जाता है, बायोटिक में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें जीवन है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बींग्स हुए, ये सारी चीज़ें बायोटिक में आ जाएंगी। वहीं अबायोटिक में क्या क्या आ जाएंगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन जीने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई हुई हैं, जैसे कि लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों से नेचुरल एनवायरनमेंट बना हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है कि जो भी ये क्या रिवील्स करता है, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जो भी काम करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाता है। जो भी हमारे द्वारा जो भी क्रिएशन किए जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हमारा होता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाता है। ओके, उसके बाद हम नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन। एनवायरनमेंट जो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें ही नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो देखिए आप इन मीनिंग से पहले से ही परिचित होंगे, जो लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमोस्फेयर हो गया या बायोस्फेयर हो गया, ये आपने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सारे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, तो इन डोमेन्स के बारे में हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं नीचे। ओके, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर अर्थ की सबसे टॉप लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। ये रॉक और मिनरल से बनी हुई है, और उसके बाद ये एक बहुत ही पतली लेयर, मतलब मिट्टी की बहुत पतली लेयर इसमें ऊपर से कवर है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जो भी टॉप लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, ओके। तो लिथोस्फेयर को हम जनरली वैसे देखा जाएगा तो क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड यानी ज़मीन। ठीक है, इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। लिथोस्फेयर हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये लैंड फॉर्म्स में रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये किस में है, ज़मीन के ऊपर बने रहते हैं सारी चीज़ें। तो ये क्या हुआ, हमारा लिथोस्फेयर हुआ। और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो रहता है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो लैंड है वो भी क्या है, लिथोस्फेयर का ही हिस्सा है। यहाँ तक कि ओशियन का जो फ्लोर होता है, यानी समुद्र की जो नीचे
मतलब समुद्र की अगर हम गहराई में जाएंगे, जो ज़मीन होती है वो भी लिथोस्फीयर के हिस्से में ही आता है। ठीक है, समझ आ गया? मतलब बेसिकली ये कि कहीं भी कैसी भी ज़मीन जो दिखे ना अर्थ के ऊपर, वो हमारा लिथोस्फीयर का हिस्सा होता है। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो लिथोस्फीयर देखो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि जंगल हुए, ठीक है, फॉरेस्ट हुए, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग यानी जो घास का मैदान होता है चरने के लिए वो देता है हमें लिथोस्फीयर, खेती के लिए ज़मीन देता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ज़मीन देता है यानी जहाँ हम लोग रहते हैं कि लोग कहाँ रहना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, लिथोस्फीयर ही देता है हमें। और वो इसमें बहुत मिनरल वेल्थ होता है, यानी ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? लिथोस्फीयर से ही मिलता है ना हमें। अगर लिथोस्फीयर होगा ही नहीं, लैंड होगा ही नहीं, तो हमें कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी? ओके, अब ये देखिए डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें देखिए ये हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर यानी ज़मीन। अब ज़मीन में देखिए क्या क्या हो रहा है। ज़मीन में सड़क बनी हुई है, घर बने हुए हैं, बस जा रही हैं, घर बने हुए हैं, लोग अपनी खेती कर रहे हैं, पार्क बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी लिथोस्फीयर में। और ये देखिए ये हमारा होगा हाइड्रोस्फीयर, ये दिख रहा है ना आपको, ये हमारा होगा हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया वाटर। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ यानी रिवर्स, ओशियन, लेक्स, ये सारा चीज़ें किस में आती हैं? हाइड्रोस्फीयर में। और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर यानी एयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर। हवा में जो जितनी भी चीज़ें हम सांस ले रहे हैं तो किसकी की वजह से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, हम हवा खाने को मिल रही है तो क्यों मिल रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन उड़ रहा है, बादल जो दिख रहे हैं हमें वो एटमॉस्फेयर में है ना। और बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर में जीवन संभव होता है क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। अगर हम सिर्फ लिथोस्फीयर में रहें यानी ज़मीन में केवल रहें, लेकिन हमें वहाँ पानी ना मिले, हवा ना मिले, तो हम वहाँ जीवित रह सकते हैं? नहीं। इसलिए बायोस्फीयर में सब चीज़ें हमें मिलती हैं, पानी, हवा, ज़मीन और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ें रहती हैं, तो हम वहाँ जीवित रह सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना संभव हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर का जो डोमेन होता है उसको ही हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बहुत सोर्सेज ऑफ वाटर रहते हैं अलग अलग वाटर बॉडीज़ के रूप में, जैसे कि नदी हो गई, समुद्र हो गए, तालाब हो गए। ये सारी चीज़ें किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर बहुत ज़रूरी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों या जानवर हों या हम ह्यूमन बींग्स हों। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा थर्ड है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो एकदम पतली लेयर है एयर की, वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर? एक तो हमें गर्मी की जो मतलब सूरज की बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उससे हमें बचाता है और उसकी गर्मी से हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी तो गैसेज होती हैं, डस्ट होता है और वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब जब एटमॉस्फेयर में यानी हवा में चेंजेस आते हैं तब तब क्लाइमेट बदलता है, वेदर बदलता है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल किंगडम ये मिला के ही बायोस्फीयर बनता है और एक लिविंग वर्ल्ड बनता है जहाँ सब लोग हम रह सकते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये पृथ्वी का बहुत ही नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं
किसके लिए? जिससे कि वो लाइफ को सपोर्ट दे सके, लाइफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से बना हुआ है, इन्वायरमेंट से फिजिकल और केमिकल फैक्टर का यूज़ करता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में और सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन देख ली हमने। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, एक कहानी के तौर पर जो दी है उससे हम समझते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie explained, "What a heavy downpour! Reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो NCC कैंप में रवि क्लास अटेंड कर रहा था। तो जैसी बताती है कि कितनी भारी वर्षा हो रही है, ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाती है, जहाँ बहुत बारिश होती है, बारिश ही बारिश होती है, और वहाँ हरे हरे मैदान हैं और कोकोनट के प्लांट हैं। मतलब हर जगह आपको कोकोनट प्लांट मिल जाएगा, यह देखने को मिलता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। फिर हीरा जो कि जैसलमेर से है, वो कहती है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, हमें सिर्फ कीकर और सैंड ही दिखता है, कीकर के पेड़ और सैंड यानी रेत ही रेत दिखता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। फिर रवि कहता है, लेकिन तुम वहाँ कैमल्स भी देखते होगे, ऊँट भी आपको दिखते होंगे वहाँ। ठीक है। तो ये देखिए दोनों, अब इकोसिस्टम जो होता है ना, वो हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। तो देखिए, अब जैसे केरला है, तो केरला में बहुत बारिश हो रही है, वहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। यहीं वो जैसलमेर से है, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। तो इकोसिस्टम इलाके के तौर पे होता है, मतलब हर इलाके का इकोसिस्टम अलग होता है। अगर हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। पॉन्ड्स, अगर किसी तालाब का इकोसिस्टम देखेंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद हम ये देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए, पॉन्ड्स इकोसिस्टम है। ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है वो अबायोटिक पे इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ नॉन लिविंग जो अबायोटिक इन्वायरमेंट है वो भी वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि अबायोटिक यानी जैसे वाटर, लैंड, एयर, ये हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें जीवित रहना है। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पानी है, पेड़ पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। और एयर है, वाटर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अबायोटिक है। तो यहाँ एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉन्ड्स इकोसिस्टम। ओके। उसके बाद है, हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लेजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। फिर हीरा कहती है, सिर्फ कैमल ही नहीं, सिर्फ ऊँट ही वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर तुम वहाँ विजिट करोगे, वहाँ आओगे, डेजर्ट में, रेगिस्तान में आओगे, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वहाँ सांप भी होते हैं, लिजार्ड्स यानी छिपकली भी होती हैं, और बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। ठीक है। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो रवि सोचता है कि मतलब कि हर जगह, ठीक है, जगह जगह पर, मतलब हर जगह जैसे यहाँ है, जैसे जैसलमेर में है या फिर कोई केरला में है, तो जगह जगह हर चीज़ अलग अलग क्यों है? जैसे कि वहाँ के जानवर अलग हैं, वहाँ के पेड़ पौधे अलग हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से उनका रहने का तरीका अलग है। तो हर जगह अलग अलग क्यों है? वो ऐसा सोचता है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? तो फिर टीचर क्या जवाब देती है, ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो कि ये एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ आपको साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे डू यू नो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं, जो भी उनके आसपास है उस पर डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर,
और वो एक दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशन होता है, साथ ही साथ रिलेशन उनके ऑर्गेनिज्म क्या सराउंडिंग के साथ होता है, जो भी इन्वायरमेंट उसके साथ होता है, उसी से क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। और हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। मतलब ये जितनी भी जगह हैं उन सभी का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ओके, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? आपको क्या लगता है, रवि और उसके दोस्त जो खेल रहे हैं एक पार्क में, वहाँ एक इकोसिस्टम फॉर्म्ड होता है, एक इकोसिस्टम बनता है? तो बिल्कुल बनता है, ठीक है। ओके, देखिए इसमें हम देखते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये एक तरह का ऐसा व्यापार होता है जहाँ चीज़ें हम एक्सचेंज करते हैं बिना पैसों के, मतलब चीज़ें खरीदते बेचते हैं बिना पैसे यूज़ किए। जैसे मान लीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए और आपको कपड़े चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कि मैं मेरे पे जो कपड़े होंगे, जो फालतू कपड़े होंगे या जो मुझे सेल करने हैं, जो मेरे यूज़ के नहीं है, वो मैं आपको दे दूँगी और आपसे बुक्स ले लूँगी। तो ये यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफर चलता है कि एक चीज़ आप ले लो, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ हमें दे दो जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है, देखिए, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद उस एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं जैसी उनकी ज़रूरत होती है उस तरीके से। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो जो पहले के ह्यूमंस होते थे, पहले के लोग होते थे, वो अपने आप को ढाल लेते थे जैसे जैसी सराउंडिंग्स होती, जैसी उनकी मतलब एनवायरनमेंट होता था, उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते थे, वो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। ठीक है, वो क्या करते थे कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसको वो जो भी इन्वायरमेंट होता था उससे पूरी कर लेते थे, अपने आप को ढाल लेते थे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते थे और एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, ओके, विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वरीड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, तो लोगों ने, ह्यूमन ने क्या किया, नई नई चीज़ें सीखी कि कैसे, नए नए तरीके सीखे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो उन्होंने क्या सीखा, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने सीखा कि जो खेती बाड़ी है, मतलब अनाज कैसे उगाया जाता है, ठीक है, और जो जानवर हैं उनको पालना उन्होंने सीखा और एक अच्छी लाइफ जीनी सीखी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो देखिए क्या क्या हुआ, व्हील यानी पहिए का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, और पहले उतना ही फूड बनाया जाता था, उतना ही फूड जितना हमें ज़रूरत होता था, लेकिन अब ज़्यादा फूड उगाने लगे ये लोग, ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने लगे, बार्टर सिस्टम भी आ गया, ठीक है, और व्यापार शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या, लार्ज स्केल में मतलब ये सारी चीज़ें होने लगी जिससे कि खाना स्टोर कर सकें और व्यापार बढ़ाया जा सके, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो आया उससे क्या हो गया, जो बातचीत है वो हमारी बहुत ईजी हो गई और बहुत फास्ट हो गई अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि आज है, आज इंटरनेट की दुनिया पे हम अपनी चीज़ कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं ओवर ऑल द वर्ल्ड, ठीक है ना। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in harmonious way. तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में यानी समर के टाइम बढ़िया तरबूज का जूसी क्यों पीते हैं, ठंडा ठंडा, और सर्दियों के टाइम मूंगफली खाते हैं, गरम गरम मूंगफली खाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, क्योंकि जब गर्मी का समय होता है तो हमारी बॉडी को क्या ठंडक चाहिए रहता है। ओके, तो ह्यूमन को जीने के लिए नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, और अपना इन्वायरमेंट को यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन एक हारमोनियस वे में, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके नहीं, एक अच्छे वे में ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और रहना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको एक छोटी सी कहानी और बताई गई है नीचे। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। नूरी जो एक लड़की थी मिज़ोरम से, रवि की क्लास में, वो अक्सर हरी भरी सराउंडिंग, मतलब हरी भरी जगह की बात किया करती थी जो उसकी जगह हुआ करती थी। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो जैसे ही उसने, नूरी ने रवि को देखा कि वो बहुत अपसेट है, उसका प्लेग्राउंड, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि उसका प्लेग्राउंड ख़त्म हो गया है और वहाँ बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, वो देख के नूरी ने रवि को इनवाइट किया कि वो उसके घर आए वेकेशन के टाइम, यानी छुट्टियों के, आने वाली छुट्टियों के समय वो उसके घर आए। रवी's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays। तो रवि की जो टीचर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्टूडेंट्स को ड्रॉ करने के लिए दिया कि वो हॉलीडेज़ में, वेकेशंस में वो जहाँ भी जाएं वहाँ के लोग क्या काम कर रहे हैं, वो कैसी जगह है, वो सारी चीज़ें ड्रॉ करके लाएं। ये एक तरीके का हॉलीडे होमवर्क उन्होंने दिया। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज दी गई है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, लाइक देने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।